नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जो सेट नंबर दूसरा था रसायन विज्ञान का, इसका अंतिम पार्ट है। ठीक है, जो सेट नंबर दूसरा है इसी का अंतिम पार्ट है। आज हम ये पूरा का पूरा सेट समाप्त कर देंगे, जो जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता भी होगा मैं जो है क्वेश्चन 6 का जो करा चुका था। ठीक है, 6 का जो क्वेश्चन है ये करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 का जो अथवा क्वेश्चन ये है। ठीक है, हम इसी को आज स्टार्ट करेंगे यहीं से। इसके बाद हम पूरा पूरा फाइनल कर देंगे। तो कृपया करके हमारे वीडियो को आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ सके, इसका क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन के उत्तर की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का जो अथवा वो कह रहा है उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। ये कह रहा ना आंसर में। देखिए सबसे पहला महत्व है कृषि में। तो कृषि में क्या है, कुछ समन्वय यौगिक उपसह संयोजन यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय यौगिक कहते हैं। हम इसे जो है इस नाम से भी जानते हैं। उपसह संयोजन यौगिकों को किस नाम से जानते हैं, समन्वय यौगिक इस नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो समन्वय यौगिक कहें या उपसह संयोजन यौगिक कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो कुछ समन्वय यौगिक कीटनाशक आप जानते ही हैं। ठीक है, कीटनाशकों और उर्वरकों का मतलब होता है फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो हमारे पास कुछ समन्वय यौगिक होते हैं वो इसमें उपयोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा उद्योग। दूसरा क्या है, उद्योग में समन्वय यौगिक का उपयोग जो है रंग, पेंट और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इनका जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, रंग, पेंट और अन्य रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। यह भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उपसह संयोजन यौगिक। इनका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। तीसरा है औषधीय उपयोग में। ठीक है, तो कई दवाएं समन्वय यौगिक पर आधारित होती हैं। बहुत सी दवाई जो होती है ना वो किस पर आधारित होती हैं, जो हमारे पास समन्वय यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए पीटी आधारित समन्वय यौगिक, जो पीटी पर आधारित होती है, पीटी यानी प्लैटिनम पर आधारित जो समन्वय यौगिक होते हैं उनका जो उपयोग है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है, कैंसर के उपयोग में किया जाता है, कैंसर के उपचार में, यानी कि मतलब। ठीक है, जब इनका कैंसर का उपचार होता है, कैंसर का उपचार जब किया जाता है तो इनका उपयोग किया जाता है। कौन है, जो समन्वय यौगिक होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास है चौथा है क्लोरोफिल। चौथा क्या है, क्लोरोफिल। तो आपको पता भी होगा कि पौधों में पाया जाने वाला एक वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। यह भी एक महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रकार का पदार्थ, यानी कि मतलब वर्णक होता है। एक प्रकार क्या होता है, ये वर्णक होता है, महत्वपूर्ण। और पांचवा क्या, हीमोग्लोबिन। तो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ये रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहाँ, शरीर के विभिन्न विभिन्न यानी अलग अलग भागों में ले जाता है। अलग अलग जो अंग होते हैं हमारे बॉडी में, तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहाँ कौन लेकर जाता है, अलग अलग भागों में शरीर के, वो ले जाता है हीमोग्लोबिन। इसके बाद हमारे पास है छठवें का जो खा नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो छठवें का खा है, कह रहा एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एमिनो अम्ल के बारे में, दूसरे नंबर में जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो देखिए हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, क्या पड़ जाएगी, एमिनो अम्ल। तो देखिए एमिनो अम्ल होते क्या हैं, तो लिखा है यहाँ पर एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न हैं जो अम्ल के एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप एमिनो समूहों द्वारा विस्थापन पर बनते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी डिफिनेशन है ना, आपको यहाँ से समझ में आएगी उदाहरण से। तो देखिए क्या कह रहा है,
एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऐसे व्युत्पन्न हैं जो अम्ल के एल्किल मूलक, ये जो अम्ल है हमारे पास एसिटिक अम्ल, ये अम्ल के एल्किल मूलक, ये है एल्किल जिसे कहते हैं मेथिल, ये पूरा CH3 जो है ना ये क्या एल्किल है, एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास क्या है हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप एमिनो समूहों द्वारा विस्थापन पर बनते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा एमिनो समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ये जब विस्थापित हो जाएगा क्योंकि एमिनो समूह इसका विस्थापन कर देगा, जब विस्थापित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा NH2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ -H लिखा है ना, -H यानी कि मतलब एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2 और CH2COOH उसी प्रकार रहेगा। ये एक प्रकार क्या है एमिनो एसिड है, क्योंकि COOH और NH2 जहाँ पर भी दिखे जान जाइएगा एमिनो अम्ल है, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं। उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल में क्या होता है, दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी एक NH2 समूह और एक COOH समूह होता है। तो यहाँ पर देख सकते दोनों एक एक ही हैं। या दूसरा है अम्लीय एमिनो अम्ल, तो अम्लीय एमिनो अम्ल में क्या होता है, ये वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनमें एमिनो समूह तो एक होता है लेकिन COOH जो समूह होते हैं ना ये 2 होते हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये 2 होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। ये एक होगा और ये 2 होंगे। और क्षारीय एमिनो अम्ल में इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि मतलब जो हमारे पास NH2 है ना अब यहाँ पर 2 होंगे और ये COOH 1 होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। जब NH2 की संख्या भी 1 हो और COOH की संख्या 1 हो उसे कहता है उदासीन एमिनो अम्ल, और जब NH2 की संख्या 1 हो और COOH की संख्या 2 हो तो उसे कहते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। जब एमिनो की यानी NH2 समूह की जो संख्या है 2 हो और COOH की 1 हो तो उसे कहते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु हैं, क्या हैं, अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है DNA, दूसरा है RNA। इस DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। RNA क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए न्यूक्लिक अम्लों के 3 मूल घटक होते हैं, कितने होते हैं, 3। एक होता है पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक और तीसरा होता है फास्फेट समूह। तो देखिए RNA अणुओं में जो होता है वो राइबोस शर्करा होती है, जबकि DNA अणुओं में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या है, आपको पता भी होगा, आप पढ़ भी चुके होंगे कि जो DNA होता है उसमें 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि RNA होता है, RNA में 4 क्षारक होते हैं नाइट्रोजनी, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन की जगह अगर यूरेसिल दिखे तो आप जान जाइएगा RNA है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हमारे पास जो 6वें खा का अथवा है ना, वो 6वें खा का अथवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो विटामिन है ना, ये कौन सी विटामिन है, ये यही पूछ रहा था, इन्हीं विटामिनों के बारे में पूछ रहा था। मैंने जो है थोड़ा मिस्टेक ये कर दिया है कि क्वेश्चन मैंने थोड़ा नहीं लिखा है कि कौन कौन से विटामिन है, जबकि जो विटामिन थी ना, विटामिन यही थी, जो आंसर मैंने लिखा है विटामिन आपकी यही थी, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के, इन्हीं के बारे में पूछ रहा था कि इनके स्रोत बताइए और इनकी कमी से होने वाले रोग बताइए। तो आपको बस यही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपके पास अनसॉल्व्ड होगी, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यही विटामिनों के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हमारे पास विटामिन है, इसका स्रोत क्या है, मुख्य गाजर है, गोल्डन राइस यानी गोल्डन चावल, और दूध है, अंडा, हरी मिर्च होती हैं, ये हमारे पास इसके मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन A के। कमी से क्या होता है आपको पता भी होगा, रतौंधी रोग होता है भैया, रात में कम दिखाई देता है, ठीक है। अब विटामिन B है जो होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, दूध है, गेहूँ, दाल है आदि, और भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। देखिए इसकी कमी से रोग क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। जबकि विटामिन जो C है ना, विटामिन C किस में होता है, ज़्यादातर खट्टे फल जो होते हैं उनमें होता है, और हरी सब्जियां वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो विटामिन C होता है। जबकि विटामिन D है, विटामिन D का मुख्य स्रोत आपको पता भी होगा, सूर्य का प्रकाश आप रोज लेते होंगे सुबह, ठीक है। और जबकि इसकी
और क्या होती हैं, मछली वगैरह होती हैं। जबकि कमी से क्या रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, रोज आपको धूप लेना ही लेना है सुबह की। विटामिन ई की कमी, यानी विटामिन ई के स्रोत क्या होते हैं मुख्य, जैसे यकृत होता है, अंडा होता है, दूध होता है, पनीर, तमाम सारी चीज़ें होती हैं आदि। यहाँ पर आप इसी प्रकार लगा दीजिएगा, तो आदि लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और कमी से क्या होता है, पेशी ताकतों का क्षय, पेशियाँ कम सही से काम करने लगती हैं, उनके जो उन पेशियों की जो ताकत होती है ना, उनका क्या होना, क्षय होने लगता है। ये ध्यान में रखना है। विटामिन के जो है, विटामिन के का स्रोत है, जैसे सोयाबीन है, टमाटर है, तेल है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। और कमी से क्या होता है, रक्त बहने का रोग हो जाता है। यदि विटामिन के की कमी हुई तो रक्त बहने का रोग हो जाएगा। विटामिन के जरूर आपको लेना है, ताकि ब्लड का जो हमारे पास क्लॉटिंग हो सके। ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है कौन, विटामिन के, यही ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। यह ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सातवें का कह रहा है, सातवें का अणु सूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है, तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एल्कोहल B प्राप्त होता है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। पुनः इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे ना तो A प्राप्त होता है, कह रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। कह रहा है ABC को पहचानिए तथा उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जबकि इसका आंसर ना बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत छोटू सा, क्योंकि लिखा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखने में तो बहुत आपको डर लग रहा हो, जबकि इसका आंसर बहुत छोटा है। यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, बस आप जान नहीं पाएंगे। तो देखिए, अगर कह रहा है अणु सूत्र C4H8O2 वाले एक कार्बनिक यौगिक है, कोई भी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र यह है, उसका जो है जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है, इससे जब इसका जल अपघटन कराया जाता है ना इसका, तो कह रहा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है। यह ए है, यह बी है। तो आपको पता भी होगा, आप ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में यानी पिछले सेट में आपने हल भी किया है, मैंने बताया भी है कि यदि जो है अगर किसी भी अणु सूत्र वाले यौगिक का क्या कराया जाए, जल अपघटन कराया जाए, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता हो और प्लस में अल्कोहल मिलता हो, तो वह 100% क्या होता है, एस्टर ही होता है। यदि एस्टर होगा और उसका जल अपघटन कराया जाएगा तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल मिलेगा। तो ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि यह क्या 100% एस्टर है। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला एस्टर हमारे पास क्या एस्टर, ये क्या एस्टर है, जिसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। इसका आप जल अपघटन कराएंगे, जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा CH3COOH, क्योंकि HOH में टूटेगा, H प्लस जाएगा इसके पास तो बना देगा CH3COOH, और OH जो इससे निकलेगा वो जाएगा इसके पास, एथिल के पास, तो बना देगा CH3CH2OH। इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसे कहते हैं एथेनॉल। ये ध्यान में रखिए, यही क्या ए है, यही क्या है बी है। जो कह रहा है ना ए और बी मिलेंगे, ए और बी मिलेंगे, ए क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी क्या मिलेगा एल्कोहल। तो आप जान सकते हैं यहाँ पर यही क्या है एल्कोहल, जिसे कहते हैं एथेनॉल। यही क्योंकि OH लगा है ना, इसलिए इसे आप एल्कोहल बोलेंगे। अगर कार्बनिक यौगिक पर OH दिख जाए तो उसे आप एल्कोहल कहते हैं। आयुपेशी में इसका नाम क्या है एथेनॉल, इसका नाम क्या एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद देखिए वो कह रहा था कि बी को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ए प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे पास बी है ना CH3CH2OH, ये इसका क्या कराना, बी को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराना है। क्रोमिक अम्ल लिख देना है और ऑक्सीकृत कराना है, नवजात ऑक्सीजन भी आपको ऐसे लिख देना है। क्रोमिक अम्ल लिख देना है और ऑक्सीकृत करा तो ऑक्सीजन लिख देना है ऐसे करके, यानी कि मतलब छोटा सा ऑक्सीजन बना करके और ऐसे कोष्टक लगा दीजिएगा। इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन।
तो कह रहा है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ए प्राप्त होता है। जब आप इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यही प्राप्त होता है कह रहा, तो आपको यही लिख देना है। मैंने बताया ना, इसी में आपका आंसर छुपा है। तो जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यही आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में और भी कि जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ए जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारे पास है, ए को P2O5 के साथ गर्म करने पर, अब हम यहाँ पर लेते हैं ए, अब इससे हम क्या करेंगे, P2O5 के साथ गर्म करेंगे। तो वो कह रहा है गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड सी प्राप्त होता है। इसी का एनहाइड्राइड मिलेगा, इसी का। तो एनहाइड्राइड जब बनता है जब एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। जब आप इसके 2 अणु लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास CH3CO और CH3CO और ऑक्सीजन बीच में ऐसा लग जाएगा। इसे कहते हैं एनहाइड्राइड, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। यही है एनहाइड्राइड, लेकिन नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, जल भी निकल जाता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं होता, आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। यही आपका क्या है, सी नंबर का कंपाउंड है। वही कह रहा था ना, सी प्राप्त होता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह भी मिल चुका है। फिर कह रहा है इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः ये अम्ल प्राप्त होता है। अब आप यही लेंगे और यही आप लेंगे, जल अपघटन भी कराएंगे, यही आप इसी को आप उल्टा कर देना है, इसी को आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना। जब आप इसी को उल्टा कर देंगे तो यह आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, जब आप इसी को उल्टा कर देंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि मतलब यही जो अपक्रिया है इसी को आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि वही कह रहा है कि भैया जो हमारे पास इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः ये प्राप्त होता है। तो आप जो एनहाइड्राइड मिला है इसी का आप जल अपघटन करा देंगे, इसी को यानी उल्टा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। आप ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, उल्टा कर देना। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसी में आंसर छुपा हुआ था, लेकिन आप जान नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अनसाल्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए 7 का जो का अथवा है वो कह रहा है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर आप लगा दीजिएगा COOH। ये क्या, बेंजोइक अम्ल है। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराएंगे, यानी सोडा लाइम किसे कहते हैं, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर जो है, CaO का जो NaOH प्लस CaO का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। तो सोडा लाइम की से क्रिया कराएंगे CO2 गैस निकल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो बन जाएगी बेंजीन। इसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर, थैलिक अम्ल से थैलीमाइड। थैलिक अम्ल से क्या बनाना है, थैलीमाइड। तो देखिए आंसर में लिखना है, हमारे पास ये थैलिक अम्ल का सूत्र होता है। ये क्या है, थैलिक अम्ल का सूत्र बनाना थैलीमाइड। जब भी थैलीमाइड एमाइड बनाना हो तो क्रिया किसके साथ कराई जाती है, अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है। तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जाएगा इस OH के पास और एक हाइड्रोजन जाएगा इस OH के पास। तो OH यदि हाइड्रोजन पाता ना तो पानी बनाता है, तो एक इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, 2, और NH बच जाएगा, तो यहीं पर फिट हो जाएगा बीचों बीच। इसी को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों थैलीमाइड। क्या कहते हैं, थैलीमाइड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी अभिक्रिया कह रही है कि बेंजल्डिहाइड से M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। तीसरी है बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना, M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का आपको सूत्र यहाँ पर ऐसे बना देना, स्ट्रक्चर देख गया है, बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा हो इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कह रहा ना, तो जब नाइट्रो कह दे तो HNO3 के साथ क्रिया करा देना है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, दोनों सांद्र ही होते हैं, यार ध्यान में रखिएगा, दोनों सांद्र लेते हैं नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, जो HNO3 होता है वो 2 भागों में टूटता है, एक NO2 प्लस और एक OH माइनस में। तो NO2 जो प्लस होता है ना वो आक्रमण कहाँ करेगा, मेटा पर, क्योंकि वही कह रहा है ना M नाइट्रो, तो मेटा पर आपको क्या लगा दें, NO2 लगा देना है। और बाई प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं है, बाई प्रोडक्ट तो आपका पानी ही निकलेगा, लेकिन नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये जो पूछ रहा है आपको वही करना है। ये क्या है, M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और चौथी नंबर है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है।
तो जब भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो गाटरमान कोंच अभिक्रिया आप ध्यान में लगाइएगा। आप ध्यान किसको करिएगा? गाटरमान कोंच अभिक्रिया को। जब भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में जाना हो तो जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी को क्या कहते हैं? गाटरमान कोंच अभिक्रिया कहते हैं। यह ध्यान में रखना है, गाटरमान कोंच अभिक्रिया है ये। अब इसके बाद हमारे पास है 5वां नंबर का, यहाँ पर अभिक्रिया 5वें नंबर की कि C6H5CHO से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे? C6H5CHO से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे? देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि आप ऐसे करिएगा या ऐसे करिएगा बात एक ही है, ठीक है। यह भी बेंजल्डिहाइड है, इसे भी बेंजल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन यह स्ट्रक्चर या संरचना सूत्र होता है। जब आप इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? टालेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ कराएंगे? यह टालेन अभिकर्मक है, इसके साथ कराएंगे ना। तो देखिए टालेन अभिकर्मक का काम क्या होता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कराना। तो जब यह इसका ऑक्सीकृत कराएगा ना, इसे इसका क्या करा देगा? ऑक्सीकरण करा देगा। तो ये CHO जो चेंज हो जाएगा COOH में, और 2 Ag हमारे पास उसी प्रकार बच जाएंगे, तो 2 Ag बच जाएंगे। इसी को कहते हैं रजत दर्पण। यही क्या है हमारा Ag? रजत दर्पण, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है 7वें का खा है, वो कह रहा 7वें खा कि क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और कह रहा है फिनाल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला जिंक चूर्ण, दूसरा सांद्र HNO3, तीसरा ब्रोमीन जल से, ठीक है, यही कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या बनाएंगे? क्यूमीन से फिनाल। तो देखिए क्यूमीन से फिनाल बनाना, आंसर में आंसर लिखना है और हेडिंग डाल लेना है यहाँ पर। तो देखिए क्यूमीन का सूत्र होता ही है, क्यूमीन का सूत्र होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये बेंजीन है, ये CH है, यहाँ पर CH3, ये भी CH3 है। इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन, ठीक है। इसकी क्रिया आप कराएंगे O2 के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो O2 जाएगी यहाँ पर उड़ाते उड़ाते तो बना देगी COOH। ये उसी प्रकार रहेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रा पराक्साइड। इसका नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रा पराक्साइड। जब इसका जब इसे क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। जब इसे हीट कर देंगे ना, यानी गर्म कर देंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एसीटोन निकल जाएगा, OH यहीं पर लगा रहेगा, इसे कहते हैं फिनॉल। और ये CH3CO, क्या एसीटोन है, ये क्या एसीटोन है। फिर कह रहा है फिनाल की निम्नलिखित के साथ अपक्रिया, यानी फिनाल की जो है इनके साथ क्रिया कराना। तो फिनाल की जिंक से अपक्रिया कराएंगे। तो देखिए फिनाल है, ये जिंक है। जिंक क्या करेगा? जिंक बहुत लालची होता है, ऑक्सीजन को यदि देखता है तो बना देगा ZNO। हाइड्रोजन उसी प्रकार यहाँ पर फिट हो जाएगा, जिस ये बन जाएगी बेंजीन। तो जब फिनाल जो है जिंक चूर्ण से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि कह रहा फिनाल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया। तो ये फिनाल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया कराना है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये फिनाल है और ये क्या ZN है, ये क्या फिनाल है ना। दूसरे कह रहा था कि फिनाल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया बताइए, यही कह रहा है ना। तो ये हमारे पास फिनाल हो गया और ये जिंक चूर्ण हो गया, ये हमारे पास क्या जिंक है। तो जब जिंक क्या कहे? जिंक बहुत लालची होता है, जिंक क्या करेगा? इसे पकड़ लेगा ऑक्सीजन को, बना देगा ZNO, और हमारे पास हाइड्रोजन उसी जगह फिट हो जाएगा, ये बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा? बेंजीन। ध्यान में रखना कि जब फिनाल जिंक चूर्ण से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। इसके बाद देखते हैं और आगे की ये दोनों अपक्रिया। देखिए दूसरी नंबर की अभिक्रिया कह रही है कि फिनाल की सांद्र HNO3 से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए फिनाल है सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल यदि कह दे तो ध्यान में रखिएगा सांद्र है तो 2 आर्थो पर जाएंगे NO2 और 1 पैरा पर जाएगा, तो जिसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। यदि यहाँ पर तनु लिखा होता ना, तनु, तो 1 आर्थो पर जाता नाइट्रो और 1 कहाँ पर जाता? पैरा पर जाता। लेकिन यदि सांद्र लिखा है तो 2 आर्थो पर जाएंगे और 1 पैरा पर जाएगा, इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है अपक्रिया में तीसरी नंबर फिनाल की Br2 यानी ब्रोमीन जल से अपक्रिया, ठीक है। Br2 है ब्रोमीन, ये फिनाल है और यहाँ पर ब्रोमीन भी ऐसे ही करेगा, यानी यदि ब्रोमीन जल लिखा है ना तो 2 ब्रोमीन जाएंगे यहाँ पर आर्थो पर और 1 जाएगा पैरा पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यही क्या है? इसका नाम है। यह भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके बाद हमारे पास है
सातवें का जो खाका अथवा है, सातवें खाका अथवा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है, नंबर 1 है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। चित्र की आवश्यकता बिल्कुल कह रहा है नहीं है। तो देखिए आंसर में क्या लिखना है, जब जल गैस की क्रिया हाइड्रोजन यानी H2 से कराते हैं तो मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। अब देखिए जल गैस है, यहाँ पर CO+H2 को ही क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। CO+H2 क्या कहते हैं, जल गैस है। ये CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसे आप कोबाल्ट नहीं समझ जाइएगा, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराएंगी इसकी, जल गैस की, तो क्या क्या बनेगा, लेकिन उपस्थिति है ZnO प्लस CuO और Cr2O3 भी है। ठीक है, और 200 ATM यहाँ पर। फिर इसके बाद है 450 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर तापमान भी है। अब देखिए यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, जिसे कहते हैं मैथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, मैथिल एल्कोहल। IUPAC मेथेनॉल बोलते हैं। तो आप जब इतनी इतनी की उपस्थिति करेंगे तभी आपका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बनेगा। लेकिन किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन गैस के साथ। दूसरा है सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। तो देखिए सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O। जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड हैं। मोनोसैकेराइड शर्करा है, ध्यान में रखिए, ये डाइसैकेराइड है। इसके बाद आपको क्या करना, जो ग्लूकोज लेना है, पुनः ग्लूकोज जब आप लेंगे तो क्या कराएंगे, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज किस में चेंज होगा, धीरे धीरे किस में चेंज होने लगेगा, एथेनॉल में। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि आप फ्रक्टोज नहीं समझ जाइएगा, क्या है, ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज लेंगे ना आप, तो क्या होगा यहाँ पर, जब आप ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में C2H5OH बनेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। यही क्या है आपका, एथेनॉल। यही क्या है, दारू है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एथेनॉल के अनुप्रयोग। तो एथेनॉल के अनुप्रयोग है एथिल एसीटेट बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में, ईथर बनाने में और ईंधन के रूप में और पेय पदार्थ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अनुप्रयोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको 3 या 4 या 5 आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सेट नंबर दूसरा रसायन विज्ञान का पूरा पूर्ण हो चुका है। इसके बाद हम जल्द ही लेकर के आएंगे आपके लिए सेट नंबर तीसरा, कौन किसका, रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।